आज हम लोग प्री टर्म लेबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्री टर्म लेबर कब करते हैं, हम कब बोलेंगे कि ये लेबर जो है प्री टर्म, अपने टर्म से पहले, यानी कि अपने को टर्म जानना होगा। टर्म बोलते हैं 37 वीक के बाद, तो प्री टर्म लेबर क्या होगा 37 वीक से पहले, है ना। इस प्री टर्म को दो भागों में बांटते हैं, अर्ली प्री टर्म और लेट प्री टर्म। अर्ली बोलते हैं जैसे कि अगर 37 वीक है तो 37 वीक और 34 वीक। 37 वीक के पहले सभी प्री टर्म हो गए, 34 वीक के पहले क्या होता है अर्ली, और ये लेट प्री टर्म। सिंपल। वैसे ही अगर कोई प्री टर्म बच्चा है तो वो बच्चा क्या होगा, लो बर्थ वेट का होगा। लो बर्थ का बोलते हैं जब 2.5 kg से कम, वेरी लो बर्थ वेट का बोलते हैं जब 1.5 kg से कम होता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है प्री टर्म के लिए, कॉन्सेप्ट समझे। ओवर डिस्टेंशन, अगर यूट्रस बहुत बड़ा ओवर डिस्टेंशन हो जाएगा तब प्री टर्म होगा। सिंपल। ये कब होता है, पॉलीहाइड्रोमिनोज ट्विन और मैक्रोजोम। ये बड़ा इजी है, कॉन्सेप्ट समझे सिर्फ, ठीक ना। शॉर्ट सर्विक्स, अगर सर्विक्स शॉर्ट है तो जब उसका डिस्टेंशन होगा तो उतना डिस्टेंस नहीं कर पाएगा, है ना, एकोमोडेट नहीं कर पाएगा बच्चों को, है कि नहीं, तो जल्दी एक्सपेल करना चाहेगा। ठीक है, तो अगर शॉर्ट सर्विकल लेंथ है 25 mm से कम, है कि नहीं, तो यहाँ डायग्नोसिस ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस भी यही बनता है, और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस ही रिस्क फैक्टर ऑफ प्री टर्म लेबर भी होता है, ये भी जान लें। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आप कर चुके हैं, तो जब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कर चुके हैं तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के कारण क्या होगा, प्री टर्म लेबर होगा ही होगा, क्योंकि उस समय जब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाता है जो कि लेबर को इनिशिएट करता है ना। इन्फेक्शन सब में वही सब चीज़ है कि इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन होता है कि नहीं, उसमें पीजी रिलीज होंगे और प्री टर्म और पीआरओएम सब होता है। सिंपल। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम लोग। जैसे रिस्क फैक्टर ऑफ पीआरओएम और प्री टर्म लेबर दोनों बराबर चल देगा। प्रीवियस हिस्ट्री अगर प्री टर्म लेबर का है तो याद रखें कि रिकरेंस रेट अच्छा खासा होता है, तो यस दिस इज अगेन अ रिस्क फैक्टर। अदर काउजेज क्या है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ एजेस। ठीक है, मैंने कैसे समझा है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत यंग लड़की है, वो अगर माँ बनती है तो उसका यूट्रस अभी छोटा है, उतना स्पेस नहीं है, ठीक ना, तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा एक समय के बाद उसका यूट्रस छोटा पड़ने लगेगा तो प्री टर्म लेबर। अच्छा, एज बढ़ने पे क्या होगा, एज बढ़ने पे क्या होगा, यूट्रस लैक्सिटी हो जाएगा, बहुत ढीला है, तो वो चाहेगा बच्चा एकोमोडेट होना तो वो एकोमोडेटली टाइटली नहीं रह पाएगा, तो नीचे गिर जाएगा, ऐसा समझे, तो प्री टर्म हो गया। लो बीएमआई का मतलब वही हुआ, पुअर न्यूट्रिशन वाली लड़कियां, है ना, तो क्या होंगी, बहुत ऐसा यूट्रस बहुत अच्छे शेप में नहीं है, बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है ना, तो उतना वेट नहीं बियर कर सकता, तो प्री टर्म लेबर, है ना। स्मोकिंग और स्ट्रेस कैसे, स्मोकिंग कैसे समझा है कि स्मोकिंग जो होता है कोलाजन के सिंथेसिस को उतना अच्छे से नहीं होने देता है, ठीक है, तो यूट्रस का कोलाजन जो है उतने अच्छे से बियर नहीं कर पा रहा बच्चे को, तो जल्दी हो गया। स्ट्रेस क्या बताइए, माँ खुद स्ट्रेस में है, अपने बच्चा को रखना नहीं चाहती है, क्यों नहीं रखना चाहती है, खुद स्ट्रेस में है बेचारी, अपना देखेगी कि बच्चों को देखेगी, तो इसीलिए कहते हैं बूढ़े बुजुर्ग कि प्रेगनेंसी में औरतों को शांत रखें, डिस्टर्ब ना करें, चिंता फिक्र से दूर रखें, है ना। यूटेराइन एनोमलीज, यस, यूटेराइन एनोमलीज में मान लीजिए कि कुछ ऐसे सेप्टेट बन गया है बीच में, अब बच्चा बढ़ रहा है, उसके लिए अच्छा जगह ही नहीं है, तो क्या होगा, यूटेराइन एनोमली भी ऑल्सो प्री टर्म लेबर को प्रीडिस्पोज करेगा। कहते हैं प्री टर्म लेबर होने का मैकेनिज्म क्या है ये बताओ। ठीक है, तो पहला कारण है स्ट्रेस, और सबसे इंपॉर्टेंट है मैटरनल या फीटल स्ट्रेस। मैटरनल स्ट्रेस अगर होगा, ठीक है, तो मैटरनल में क्या होगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का निकलेगा, वो निकल के एसीटीएच के भाई कॉर्टिसोल निकालेगा। सबको पता है कि स्ट्रेस हार्मोन इज नोन एज कॉर्टिसोल। ये कॉर्टिसोल निकलने से क्या होगा, अनुमन कॉर्टिसोल सीआरएच को इनहिबिट करेगा, लेकिन ये प्लासेंटल सीआरएच को बढ़ाता है, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि माँ का जो चिंता फिक्र है वो बच्चों तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, है कि नहीं, तो ये जब पहुंचेगा ये क्रॉस प्लासेंटा तक पहुंच करके फीटल के डीएचईएस को क्या बोलता है कि देखो बच्चे हम तो कष्ट में हैं ही, है कि नहीं, तो बच्चे का जो फीटल डीएचईएस होता है वो निकलता है, और वहाँ से निकल के एस्ट्रोजन बनाता है और बोलता है ठीक है माँ, मैं कॉन्ट्रैक्शन करवा के खुद निकल जाऊँगा। ठीक है, ये बातचीत हो रही है। ठीक है, प्लासेंटल सीआरएच क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को भी काम करना, नंबर बढ़ा देता है, ठीक ना। फंक्शनल प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉवल होगा जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर कम हो जाएंगी और प्रेगनेंसी अदरवाइज सपोर्टेड नहीं होगा प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, है कि नहीं, यानी कि अब खत्म की ओर चढ़ रहा है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम कि जैसे ही फीटल डीएचईएस, तो आपको क्या लगता है, फीटल को भी पता चल गया ना क्या स्ट्रेस आने वाला है, तो फीटल का भी कॉर्टिसोल बढ़ता है, तो फीटल का कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो फीटल जो है फिर से प्लासेंटा के सीआरएच पे काम करेगा, यानी कि फिर माँ को चिंता देगा कि माँ निकालना, और ये साइकिल रिपीट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये होगा ये होगा ये होगा और ये होगा, और फिर से वही रिपीट होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज़ कि फीटल को अगर स्ट्रेस हो जाए, ठीक है ना, यानी कि यूट्रोप्लासेंटल डिफिशियंसी की बात कर रहे हैं हम, तो प्री मैच्योर एक्टिवेशन ऑफ द फीटल एचपी एक्सिस के कारण भी यही होता है कि फीटल का जो होता है सीआरएच कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, और वो फिर फीटल डीएचईएस को एक्टिवेट करेगा, एस्ट्रोजन के कारण कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और दूसरा फिर क्या है, ये कॉर्टिसोल को बढ़ाता है, कॉर्टिसोल को बढ़ा करके ये प्लासेंटल सीआरएच, और ये फिर साइकिल वही हो गया, ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होता है।
ठीक है। नॉर्मली बच्चे कैसे निकलते हैं, नॉर्मली जब बच्चे मैच्योर होते हैं जैसे ऐसे, तो 37-38 के उनका HPA-6 मैच्योर होता है और HPA-6 मैच्योर होता है, तो फिर यही कहानी, ठीक ना, कि वो फीटल DHAs को एक्टिवेट करता है और कॉर्टिसोल को बनाता है जो कि प्लासेंटल CRH पे काम करेगा, फिर यही चीज़ हो गया, है कि नहीं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनेन्सेफेलिल का केस मान लीजिए, एनेन्सेफेली केस में पॉलीहाइड्रोमिनोज है, तो कोई भी ऐसे आम आदमी सोच के रखेगा क्या चाहिए, एनेन्सेफेली वाला और पॉलीहाइड्रोमिनोज, और पॉलीहाइड्रोमिनोज में क्या होता है, ओवर एक्सटेंशन प्री टर्म, नहीं, समझे बात को। इसमें क्या है, एनेन्सेफेली में कोई ब्रेन नहीं है, तो कोई HPA-एक्सिस का तो हुआ नहीं, ऐसे HPA-एक्सिस एक्टिवेट नहीं होगा, तो डिले इन द ऑनसेट कि मैसेज वहाँ तक पहुँचे, इसीलिए एनेन्सेफेली के ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं पोस्टम आते हैं, ठीक है, ये याद रखें हम लोग को, ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा कि डेसिडुअल हेमरेजेस, ठीक है ना, डेसिडुअल हेमरेजेज हो जाते हैं, जैसे कि एब्रप्शन हो गया, थ्रेटेंड एबॉर्शन हो गया, ये भी एक तरह का, देखिए थ्रेटेंड एबॉर्शन में सिर्फ थ्रेट होता है, बच्चा मरता नहीं है, लेकिन अगर थ्रेट हुआ तो ये डिलीवरी नहीं हुआ है अभी बच्चा का ना, तो वोमेन स्टिल रिस्क पे है प्री टर्म के, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही डिसिडुअल हेमरेजेज होंगे तो उससे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रहता है एक पोटेंट यूट्रोटोनिक है, ठीक है ना, तो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और बच्चे को बाहर करवाने की ओर अग्रसर है ये। थर्ड नंबर इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन होता है तो बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन निकलते हैं, सबको पता है, इन्फ्लामेशन के थ्रू, और ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। फोर्थ में क्या होता है, ओवर डिस्टेंशन, ओवर डिस्टेंशन जब होगा तो स्ट्रेचिंग ऑफ द मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम जब स्ट्रेच होगा तो सबको पता है कि उसके गैप जंक्शन बनेंगे, गैप जंक्शन बनेंगे, और बहुत सारा जो है इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस भी निकलता है। इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो रहते हैं कोलाजेन को तोड़ते हैं, और कोलाजेन को तोड़ने के कारण क्या होता है, ऑनसेट ऑफ द लेबर और रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन बाय थिनिंग, ठीक है, समझ में आया। अब अगर आपको रिस्क फैक्टर इतना सारा जो मैंने बताया कि प्री टर्म लेबर के क्या क्या है, ओवर डिस्टेंशन है कि नहीं, मान लीजिए क्या क्या हो गया रिस्क फैक्टर, ओवर डिस्टेंशन हो गया, किसी का शॉर्ट सर्विक्स था, PROM इन्फेक्शन, प्रीवियस हिस्ट्री और एजेस वगैरह जो भी चीज़ है, ये सब आपको जब पता है तो आप एक चीज़ तो कर सकते हैं कि प्री टर्म को रोक सकते हैं, दूसरा कि प्रिडिक्टर ऑफ प्री टर्म लेबर, ठीक ना, कि होगा कि नहीं होगा, इस पर आप अपना दृष्टि भी दे सकते हैं कि नहीं। आप प्रिवेंशन ऑफ प्री टर्म लेबर कैसे करते हैं, प्रिडिक्टर कि है कि नहीं भैया, सच में है कि नहीं, ये देखने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड में करके सर्वाइकल लेंथ देखते हैं और 25 mm से कम है कि नहीं, अगर कम है तो हाँ रिस्क तो है, ठीक है। दूसरा एक और बोलता है कि फीटल फाइब्रोनेक्टिन, ये क्या होता है, सर्वाइकोवेजाइनल सेक्रेशंस के रूप में निकलता है ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द इंटरफेस बिटवीन द प्लासेंटा एंड डेसिडुआ। मान लीजिए कि यूट्रस और इसमें ये प्लासेंटा लगा हुआ है, इसका जो अगर इंटरफेस टूटेगा तो क्या होगा, ये FFN ही रिलीज करता है, ये करता है प्रिडिक्ट। अगर पॉजिटिव आ गया तो 7 से 14 दिन के अंदर बच्चा आ जाएगा, यानी कि ये प्रिडिक्टर हो गया, ठीक है। सैंपल के तौर पे हम कोई खून नहीं लेंगे, वही सीक्रेशन लेंगे, सर्वाइकोवेजाइनल सेक्रेशन लेंगे, ठीक है। आईना सेट क्वेश्चन पूछता है कितने नैनोग्राम में तुम पॉजिटिव बोलोगे FFN को, आंसर है 50 नैनोग्राम में बोलेंगे, ठीक है। चलिए आप प्रिडिक्ट कर लिए, लेंथ देख करके FFN का वैल्यू देख करके प्रिडिक्ट आपने कर लिया कि यस होने वाला है, ठीक है। अब इसे रोका कैसे जाए, तो हाउ टू प्रिवेंट, देखिए सबसे पहले कोई व्यक्ति आया जिसका रिस्क फैक्टर पॉलीहाइड्रोमिनोज के साथ आ गया, ठीक है, ओवर डिस्टेंशन ट्विन प्रेगनेंसी लेके आ गया, ठीक है, तो आपने UAG किया प्रिडिक्टर देखने के लिए और UAG में 25 mm से कम आ गया, तो क्या करेंगे आप, सर्वाइकल सर्कलाज करेंगे और प्रोजेस्टेरॉन देंगे। प्रोजेस्टेरॉन तो देना ही देना है, प्रोजेस्टेरॉन तो आप बहुत पहले भी दे सकते हैं, कहते हैं कि 12 वीक के बाद ही प्रोजेस्टेरॉन आप चालू कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल सर्कलाज जो होता है वो 18 से 22 वीक के अंदर देते हैं, ये सबको पता है। अच्छा, कोई व्यक्ति है जिसका रिस्क फैक्टर था वो है पॉलीहाइड्रोमिनोज लेके, लेकिन उसका जब आप अल्ट्रासाउंड किए तो 25 mm से ज़्यादा है, अब क्या करना है, क्योंकि रिस्क फैक्टर है इसीलिए कम से कम हम सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन देंगे, ठीक है, खत्म कहानी। अच्छा आते हैं, ट्विन है, ट्विन में सर्कलाज करेंगे क्या, ट्विन क्योंकि रिस्क फैक्टर है, नहीं, पहले देख तो लो, अगर 25 mm से कम वाले में रहेगा तो करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, सिंपल एज दैट, क्योंकि ट्विन एक क्या है, रिस्क फैक्टर है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ क्या आएगा, प्री टर्म लेबर के सर पेन एब्डोमेन हो रहा है हमको, जैसे दर्द ओवल लेबर वाला दर्द हो रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, तो आप क्या करेंगे, अच्छा आते हैं देखते हैं सच में प्री टर्म लेबर है कि नहीं, कैसे समझेंगे, हम उसका फंडल हाइट देखने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। फंडल हाइट जब देखते हैं और उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखेंगे, नंबर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रति 10 मिनट में कितना हुआ ये देखते हैं। FHR जरूर देखेंगे, क्योंकि फीटल हार्ट रेट कहीं डिस्ट्रेस तो नहीं, ये तो ऑलवेज रूल आउट कर लेना, ये इमरजेंसी की तरफ, ये हैबिट ही बना ले कि आपको FHR सुनना है हरदम, ठीक है। और प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस देखें, फीटस का प्रेजेंटेशन देख लीजिए, 3 चीज़ आपको देख ली एक फंडल हाइट के रूप में, ठीक है। अब पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके आप देखेंगे सर्विक्स कितना डायलेटेड है, ठीक ना, ठीक है।
और डायलेटेड अगर है तो क्या ओएस से एमनियोटिक फील्ड भी लीक कर रहा है, ये भी आप देख सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा, पीवी करते हैं क्या, देखिए पीवी हरदम नहीं करते हैं क्योंकि पीवी के कारण रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो कभी कभी कर सकते हैं टू कंफर्म द डायलेटेशन, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं डायग्नोसिस प्री टर्म लेबर का कैसे बनाते हैं, इस पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस क्या, अब नया एक डायग्नोसिस आ गया, अपडेटेड वाला, पुराना भी है, लेकिन दोनों पढ़ लेते हैं क्योंकि कभी नीट में जो है पुराना वाला पूछ लेता है, आईएनएस सेट में जो है नया वाला पूछ लेता है। तो डायग्नोसिस के लिए क्या क्राइटेरिया है मेरा कि यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट में एक बार हुआ है कि नहीं, ठीक है, बस इतना ही देखना रहता है। नया बोलता है कि अरे एक बार देख करके तुम डायग्नोसिस बना रही है, अच्छी बात नहीं है, कम से कम 60 मिनट देखो, 6 बार से ज़्यादा अगर आएगा बात वही है, 60 मिनट में 6, 10 मिनट में एक, लेकिन कहते हैं कि क्लिनिकली ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट होता है 10 मिनट में, क्योंकि 1 घंटा तो रुक नहीं सकते डायग्नोसिस बनाने के लिए, है कि नहीं। और फिर उसके बाद अगर ये आप देख लें कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद सर्वाइकल चेंजेस देखें। आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है एक्टिव लेबर में है, इस्टेब्लिश एक्टिव लेबर में है, ठीक है, यानी कि सर्वाइकल डायलेटेशन 5 से ज़्यादा हो गया। देखिए मैं बता दूं आपको, धीरे धीरे जब बढ़ता है डायलेटेशन तो 4 तक तो हम बोलते हैं लेटेंट लेबर, 4 से ज़्यादा या 5 बराबर या उससे ज़्यादा को बोलते हैं हम एक्टिव लेबर, और 10 तक में तो बेबी आउट हो जाता है, ठीक है। तो 5 या 5 से ज़्यादा वाले में हम क्या बोलेंगे, या 4 से ज़्यादा वाले को हम क्या बोलते हैं कि ये एक्टिव लेबर में है, ठीक है ना। तो आप कैसा करिए कि प्री टर्म का ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पक्का ही अब प्री टर्म में है। डायलेटेशन 5 सेंटीमीटर से कम है, मतलब हो सकता है कि सस्पेक्टेड प्री टर्म हो, या मान लीजिए कि एक तरह से क्या है लेटेंट लेबर में है, ऐसा कुछ। तो फिर हम अगर अभी भी सस्पेक्टेड ही है, कंफर्म नहीं हुआ है। अब पीओजी देखिए, पीओजी अगर 30 वीक से ज़्यादा है, ठीक है, 30 वीक से ज़्यादा है पीओजी, तो आप क्या करेंगे, एक बार यूएसजी करेंगे और सर्वाइकल लेंथ देखेंगे। सर्वाइकल लेंथ देखेंगे तो डायग्नोसिस ऑफ द पीटीएल के लिए कितना होना चाहिए, 15 mm से कम होना चाहिए, ठीक है। और 30 वीक से अगर कम है पीओजी, ठीक ना, तो सर्वाइकल लेंथ जो होता है कितने से कम होने पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं, 25 से कम होने पे हम डायग्नोसिस बनाते हैं। ये नया है, पहले वाले में तो दोनों में 25-25 था जी, ठीक है। अच्छा, कोई व्यक्ति है जिसका आपने मान लीजिए पीओजी 30 वीक से ज़्यादा था, लेकिन आप जब उसका अल्ट्रासाउंड किया तो 15 mm से ज़्यादा था, तो अनलाइकली टू भी ये पीटीएल प्री टर्म लेबर तो नहीं हो सकता है फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लेटेंट लेबर कुछ हो, उसको हम लोग शांत करेंगे। टोकोलाइटिक्स देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओल्डर क्राइटेरिया क्या बोलता है, ओल्डर बड़ा प्यारा था कि 10 मिनट में भैया अगर एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो, ठीक ना, आगे समझिए, एंड डायलेटेशन 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो और इफेसमेंट 80% से ज़्यादा है तो। सिंपल इफेसमेंट का मतलब क्या होता है, थीनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स होता है। अगर इतना मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि स्टैब्लिश प्री टर्म लेबर का काम हो गया और आपने ट्रीटमेंट चालू कर देना है। सिंपल। थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द सर्विक्स क्यों होगा, सर्विक्स ऊपर की ओर खींचता है, जब ऊपर खींचता है तो उसके कारण क्या होता है, शॉर्टनिंग होता है। थिनिंग क्यों होता है, कोलाजेनोलाइसिस होता है, कोलाजेन पतले होते हैं तो उसको टूट जाता है, ठीक है। कोलाजेनोलाइसिस अगर होगा तो पतले होंगे ना, तो थिनिंग होगा ना सर्विक्स का, सिंपल, ठीक है। अच्छा, और सर्वाइकल लेंथ कितना होना चाहिए, पहले तो सर्वाइकल लेंथ सिर्फ क्या थी था 25 mm से कम था, सिंपल, ठीक है। अब प्री टर्म का डायग्नोसिस बन चुका है, आपको ट्रीटमेंट करना है। प्री टर्म के ट्रीटमेंट के लिए अपने को पीओजी देख करके बात करना होगा। पीओजी अगर 34 वीक से कम है तो ठीक है, बच्चे को स्टेरॉइड देके उसका लंग मैच्योर कर दी, सबको पता है। डेक्सामेथासोन देते हैं 6 मिलीग्राम, सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं, 48 घंटे तक ही देते हैं, ठीक है। टोकोलाइटिक्स, हाँ, अभी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन के कारण यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में था तो उसको रिलैक्स थोड़ा कर देते हैं टोकोलाइटिक्स देके, 48 घंटा ही। टोकोलाइटिक्स बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देते हैं। टू स्टॉप टू गोइंग टू द एक्टिव लेबर ओनली वी गिव टोकोलाइटिक्स, ओके। और इससे हम लोग क्या करेंगे, समय खरीद लेंगे, है कि नहीं, समय एक तरह से बचाएंगे बाय द टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 32 वीक से कम है तो आपको MgSO4 दे देना होगा न्यूरो प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या यहाँ MgSO4 पिचार्ड रेजिम से देते हैं, नहीं, आंसर है नहीं। क्या, कैसे देते हैं, 4 ग्राम देते हैं MgSO4 IV देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसका इन्फ्यूजन चलाते हैं, ठीक है ना, MgSO4 का 1 ग्राम प्रति घंटे, और ये 24 घंटे तक ऐसा करेंगे। क्लियर हो गया जी, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप आपको ये बताइए कि एंटीबायोटिक देंगे कि नहीं। नहीं, एंटीबायोटिक यहाँ नहीं देना। कोरियोमेनाइटिस वाले में एंटीबायोटिक देते थे, या PROM में देते हैं, ठीक ना, PROM में ज़्यादातर देते हैं क्योंकि फटा हुआ है, इन्फेक्शन का चांस प्रोफाइलेक्सिकली देंगे। यहाँ कुछ ऐसा तो था नहीं, तो एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है अनलेस डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन ना बन जाए। फीटल मॉनिटरिंग जरूरी है, हम बार बार बोल रहे हैं कि प्री टर्म लेबर क्यों हो रहा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, फीटल डिस्ट्रेस को, ठीक है। तो ये तो मेरा सबसे पहला लिस्ट में है कि फीटल डिस्ट्रेस को ऑलवेज लुक इनटू करते रहें, इसीलिए फीटल हार्ट रेट को देखते रहना है। सिंपल हो गया जी,
ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर सर्कलास। अरे यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो सर्कलास थोड़ी ना कर दोगे यार, ठीक ना। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सर्कलास तो हम लोग करते हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए कि ना हो, नॉट ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन क्या टोकोलाइटिक्स के रूप में यूज होता है, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं, या प्रोजेस्टेरॉन हम लोग देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीटीएल, नहीं, ये सिर्फ प्रिवेंशन के लिए देते हैं, ठीक ना। इसको उतना सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। अब पीओजी मान लीजिए 34 वीक से ज़्यादा है, ठीक है। तो न्यू अपडेटेड और गाइडलाइन के अनुसार बोल रहा है, पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट बना होगा दिमाग में कि स्टेरॉइड अप टू 34 वीक, नहीं, इन द बेनिफिट ऑफ डाउट अमेरिकन गाइडलाइन बोलता है कि अब इसको 36 वीक तक दे सकते हैं, ठीक है, कुछ ना फायदा ही हो जाए, ऐसे बोल रहा है वो अभी तक, ठीक है। दूसरा कि क्या टोकोलाइटिक्स दोगे, नहीं, 34 वीक से ज़्यादा हो गया है, अब इसको निकलने दीजिए, अगर निकल ही जाएगा, लेबर के आगे बढ़ ही जाएगा तो डिलीवर करने दीजिए। और फीटल मॉनिटरिंग तो भैया हम क्या ही बताए थे, दोनों में की रोल है। अब आते हैं टोकोलाइटिक्स। टोकोलाइटिक्स का मतलब क्या होता है, जो यूट्रस को रिलैक्स कर दे, सिंपल। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के रूप में निफेडिपिन होता है। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी है 32 वीक से कम, ठीक है, तो आप इंडोमिथासिन को भी एज ए ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 32 वीक के बाद नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके कारण प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस हो जाएगा, तो दिक्कत में पड़ जाइएगा आप, है कि नहीं। अच्छा, और क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग टोकोलाइटिक्स के रूप में, MgSO4 एक माइल्ड टोकोलाइटिक्स है। बीटा एगोनिस्ट, अरे बाप रे बाप, बीटा एगोनिस्ट जो होता है बड़े अच्छे ड्रग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पहले रेट्रोडिन चलता था, अभी बस एक चलता है टर्बिटोलिन, वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत सिंपल थी, माने चुनिंदा केसेस में चलेंगे। कैसे चलेंगे, बीटा एगोनिस्ट जो होते हैं, ठीक है, बीटा एगोनिस्ट जो होता है पहले चलता था, बीटा एगोनिस्ट में राइट्रोडिन पहले चलाते थे, तो साइड इफेक्ट के रूप में हार्ट रेट बढ़ के टैकीकार्डिया करवाता था, रिदमिया, एमआई और पल्मोनरी एंडीमा करवाने का कोशिश करता था, ठीक है। और भी अगर ट्रीमर साइड इफेक्ट देखा जाए तो ट्रीमर होने लगता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी ये डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं देंगे, हाइपोकैलेमिया होने लगेगा, है कि नहीं, ये सब चीज़ होने लगता है। अच्छा, अब आया टर्बिटोलिन, ये तो अब बंद ही हो गया, नहीं देते हैं। टर्बिटोलिन देते हैं कभी कभी, यूज्ड व्हेन हैव टू सिंगल डोज, अगर किसी केसेस में मात्र सिंगल डोज देना है, जैसे कि कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग के केसेस में, या मान लीजिए कोरियोमेनाइटिस में एक डोज अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या, टर्बिटोलिन, ठीक है। लेकिन पूछते हैं कि टोकोलाइटिक्स कहाँ नहीं देना, अगर मान लीजिए फीटल डिस्ट्रेस है तो क्यों हम रिलैक्स करेंगे यूट्रस को, भैया निकलने दो ना, ठीक ना। IUD, बच्चा मरा हुआ है बेचारा, है कि नहीं, तो लेट द हार्ट डिलीवर, क्यों रोकना हमको, नॉन वाइबल है तो निकलने दो ना एनेंसेफेली को अपने से, खून जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, रोक के नहीं रोकना है। इक्लेम्सिया और प्री इक्लेम्सिया में आपको पता ही है कि इसको टर्मिनेट एनीवे करना ही है ना, तो निकलने दो। कोरियोमेनाइटिस में भी वही होता है, अगर हम स्टॉप करेंगे लेबर को तो इन्फेक्शन और बढ़ेगा, तो निकलने दो। तो ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाते हैं क्या चीज़ के, टोकोलाइटिक्स के। क्लियर हो गया, ठीक है। बीटा एगोनिस्ट तक हम दवाइयाँ यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एटोसिबेन। एटोसिबेन किस कैटेगरी का ड्रग है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हम लोग कहाँ यूज करेंगे, वहाँ जहाँ की व्यक्ति को एटोसिबेन, ठीक ना, एटोसिबेन समझ में आ रहा है। एटोसिबेन गुजरात की लेडी थी, उनको हार्ट डिजीज था, ऐसा याद करें, हार्ट डिजीज में यूज करते हैं। एटोसिबेन से कभी भी कंफ्यूज नहीं करें कार्बोटोसिन से, कार्बेटोसिन से नहीं कंफ्यूज करना है, क्योंकि कार्बेटोसिन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन का एनालॉग होता है, आप पढ़े होंगे, ठीक ना। ये क्या होता है, कार्बेटोसिन जो होता है ऑक्टापेप्टाइड होते हैं, पढ़े होंगे ये सब, है कि नहीं, एनालॉग होता है, 40 मिनट इसका हाफ लाइफ होता है, सब पढ़ा हुआ है, हम नहीं बता पाएंगे अब बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप पढ़ें, आप होशियार, हमको पता है, आप जानबूझ के मुस्कुरा रहे हैं। चलिए अदर्स में आते हैं। हेलोथेन जब यूज करते हैं, या डाइजोक्साइड या अल्कोहल यूज करते हैं, लेकिन ये सब नाम की मात्रा पर ऐसा कुछ यूज नहीं करते हैं, बस डॉक्यूमेंटेड है हेलोथेन, हाँ ठीक है। अगर मान लीजिए इंडक्शन ऑफ लेबर के थ्रू जो हेलोथेन यूज करते हैं वो यूज करेंगे तो ठीक है, तो एक तरह से ये क्या करेगा, टोकोलाइटिक्स का काम करेगा, ये टोनिक एट्रोस, यही बाद में फिर PPH का जड़ भी बन जाता है। डाइजोक्साइड सबको पता है, एक्शन पोटेशियम चैनल पर काम करके, ऐसा तो नहीं है अल्कोहल पिला देंगे लेडी को कि हाँ ठीक है 2 पैग मार के चलिए अपना काम करते हैं आगे, नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट प्री टर्म लेबर, और प्री टर्म लेबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, चुनिंदा है, कभी कभी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जानना ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से फिर आप समझ रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस। तो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन आगे चलते हैं हम लोग। प्री रप्चर